नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जेकेपीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चर के मैथमेटिकल फिज़िक्स सिलेबस के बारे में, ठीक है? आप सभी को पता है, हमारा जो पिछला सिलेबस है हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है, ठीक है? अगर आपके पास पुराना सिलेबस अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? तो पिछला जो सिलेबस था उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स मतलब कम दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो पेपर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करके और अगला जो सिलेबस है वो आपका क्या होने वाला है, हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है? इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है आपका, जो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो पूरा आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा सा उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? हर एक टॉपिक में आपको बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम में होने वाला है, जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है, ठीक है? तो इन्हीं से रिलेटेड हम बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, तो अपना जो मैथमेटिकल फिजिक्स होगा उसके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम पिछला पेपर देखें तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स से कम 6 to 7, ये मिनिमम में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? 6 to 7, 8, 9 तक आपके मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हमें अपने मैथमेटिकल फिजिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना? आपकी रैंक बढ़िया करने में ये आपको मदद करेगा, क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो इसीलिए मैथमेटिकल फिजिक्स को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी और ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से भी जानते हैं, पहले भी हमने आपको बता रखा है। आपने अगर पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि इस एग्ज़ाम के लिए जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं, आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, आपके लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखा है, ठीक है? तो सारी चीज़ें हमने बना रखी है वीडियोस, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अभी आपको लिंक फ्लैश होगी, आप उस पर क्लिक करके फिर से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है? आपका डिटेल सिलेबस में हमने एनालाइज कर रखा है गाइस, लेकिन अब हम सेपरेटली थोड़ा सा बढ़िया से अब एक एक सब्जेक्ट को और डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और बढ़िया से पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हम बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे लेके आते रहेंगे। आगे बहुत सारे वीडियोस अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड आएंगे, ठीक है? आपको सीएसएन एंड फिजिकल साइंस से रिलेटेड, आपका सेट फिजिकल साइंस से रिलेटेड, जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इन सब एग्जाम से रिलेटेड भी हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आप वहां पे जाके अपने इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए गाइस, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हमारे बेसिक टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, आपने पेपर्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रखा है, ठीक है? अब आप इनको इम्पॉर्टेंट बोलिए या फिर कंप्लीट सिलेबस बोलिए, ठीक है ना? आपके मैथमेटिकल फिजिक्स का। अभी आप इसमें कुछ भी स्किप करने का काम मत करिएगा गाइस, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम अवेलेबल है। अभी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना? एग्जाम डेट कब होने वाली है अभी कुछ पता नहीं है। तो अगर अभी से मान के चला जाए तो मिनिमम 5 to 6 मंथ मिनिमम हो सकता है, ठीक है? मतलब 4 to 5 तो मिनिमम आपका ये मान के चला जाए, ठीक है ना? क्योंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है, आपका एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो सब चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज डेट अनाउंस कर दिया जाएगा अगले महीने एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर टाइम दिया जाता है, 2 महीना 3 महीना डेट के बाद भी टाइम दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके पास अभी फिलहाल प्रॉपर टाइम है, तो आप हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? एक एक करके नोट करिए थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक सेकेंड। सॉरी।
देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा, आप पूरा का पूरा वेक्टर कैलकुलस इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे बेसिक चीज क्या है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस इन पे भी पूछे जा रहे हैं गैस। ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया एंड कर्ल हो गया। ठीक है, तो आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ पेपर्स में डाइवर्जेंस डायरेक्टली पूछा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये जो भी ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है, इनके एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल यूनिट वेक्टर देख रखा है गैस, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये ग्रेडियंट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, आपका फिर टेंजेंट यूनिट वेक्टर ये भी इन्हीं सब में आता है, तो आप इसको ध्यान रखिए, आपके काम की चीज़ें हैं। इनसे रिलेटेड जितना भी एप्लीकेशन है सब बेसिक ही है गाइस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए इन पे क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस। अब आप भी जानते हैं कि हमारे जितने भी अगले पेपर्स हो रहे हैं ना, थोड़ा सा पिछले वाले से उनको एडवांस रखा जा रहा है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, आपका पिछला जो एग्ज़ाम है उसका पेपर 50% मान लीजिए एवरेज मान के चल रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा आसान, 50% मान लीजिए अगर डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है, अब मान के चलिए उसका जो डिफिकल्टी लेवल है 75% हो चुका है। ये हर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख सकते हैं। अब उसका पेपर का लेवल पहले के जैसा नहीं रहा है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, अगर डाइवर्जेंस पहले आ चुका है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब डाइवर्जेंस में अगर चीजें आएंगी तो डाइवर्जेंस निकालने को नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्जेंस सीखिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडवांस जाइए, उसकी एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे बोला आपके ग्रेडियंट के एप्लीकेशन, डाइवर्जेंस के एप्लीकेशन, कर्ल के एप्लीकेशन पे फोकस करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे अब। ठीक है, तो अब ज्यादा बेसिक पे नहीं फोकस करना है, बेसिक बस आपको चीजों को सीखने के लिए फोकस करना है, रिवीजन के लिए फोकस करना है, लेकिन जो हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा एडवांस रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अब धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अब ज्यादा आसान किसी भी एग्जाम में चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, 50% से अब सीधा लेवल 75% का डिफिकल्टी हो चुका है। ठीक है, तो ये सब आपके हैं। इसमें अगर आप चाहो तो इंटीग्रल के साइड में जा सकते हो गाइस। ठीक है ना, इनके जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम ग्रीन्स थ्योरम की बात करें, आपका डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें, ठीक है ना, आपका स्टोक्स थ्योरम की बात करें, आप नोट करिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ सुन के नोट करिए, अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं क्या मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा गैस, आपका जैसे कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें अब आने के चांसेस हैं। पहले से इन सब चीज़ों का मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में, लेकिन अब थोड़ा सा वही है, एडवांस रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सब इसी के एप्लीकेशन में आ जाएगा। आप लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद ही ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो एप्लीकेशन है, इनके जो वहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनके जो स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, हमारा जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप इसको बोलते हैं, इसके दो रिप्रेजेंटेशन है गाइस। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें, वो भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट जो उसका होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हल्के में मत लीजिएगा, ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं। आप ऐसी गलती कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीख गए, आपको क्वेश्चन सारे करने आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या पूछ दिया आपसे
कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मुझे आप बताइए। तो आपने गलती कर दी ना फिर, ठीक है, आपने चीजें एडवांस पढ़ ली, लेकिन जो मेन मुद्दा है वहां पे जिससे वो चीजें शुरू हुई हैं वही आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, आपको इन पे भी फोकस करना पड़ेगा। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, स्टोक्स थ्योरम का जो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है, स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो वर्ड्स के फॉर्म में लिखा जाता है, वो सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जाम बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। और ये मैं हर जगह बात कर रहा हूं, कहीं पे भी पढ़ें, उनका मैथमेटिकल फॉर्म है, अगर स्टेटमेंट है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे उनके जो भी एप्लीकेशंस हैं, ये याद रखना जरूरी है, हमारे दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, तभी अपना एग्जाम बढ़िया होने वाला है, ठीक है। ये हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है, सबका पेपर लेवल अब बढ़ रहा है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ आसान जो होता था पहले वो सबने पढ़ रखा है, तो इसीलिए अब सब आसान जान चुके हैं, तो अब सबको क्वालिफाई कराने के लिए अब आसान तो पूछ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जितना उनको वैकेंसी लेनी है उसी के हिसाब से वहां पे लोग क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस जो एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है, जो मैंने बोला वहां तक वो सोच सकता है, ठीक है, सोच सकता है नहीं, सोच रहे हैं एक्चुअली, मैं उसी को देख के बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, मैंने पेपर को एनालाइज किया उसी के बारे में फिर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आपका जो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर अलजेब्रा है, ये सब चीजें ध्यान रखिए। इसमें ये सब भी थोड़ा देखिएगा गाइस, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस में आप जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपका स्केलर प्रोडक्ट जो आप बोलते हैं, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट जो आप बोलते हैं, इनकी भी एप्लीकेशंस, एंगल निकालना आपके पास होता है, ये सब चीजें भी आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। दो आपके मान लीजिए वेक्टर्स दिए गए हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा जा सकता है, तो ये सब आपके डाइवर्जेंस में, आपके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाता है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब आप वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस जब पढ़ने जाएंगे तो आपको सारी चीजें उसी में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा गाइस, हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में ना कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास। अगर दो आपके वेक्टर्स हो गए, एक आपका स्केलर हो गया, अगर उनका प्रोडक्ट कराना चाहें तो कैसे हो सकता है। अगर आपके पास तीन आपके वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना चाहें तो उनके बीच में तीन अपने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। ये सब भी जो वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, उन पे फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका बेसिक आप जानते ही हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स कैसी होती है, किस तरीके से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो भी आपको आना चाहिए गाइस। आजकल मैं अगर आपसे पूछ दूं कि दो मैट्रिक्स से उनका प्रोडक्ट करके बताइए, तो हो सकता है कि 100 में से 80% लोग ना कर पाए, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपको आना चाहिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपका एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि 12th लेवल पे ही आपको सिखा दी जाती हैं, आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इसीलिए मैट्रिक्स हमारे लिए मतलब बेसिक से एकदम इंपॉर्टेंट है, बेसिक हो गया। फिर इसके जितने भी टाइप्स हैं, अब टाइप्स में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है आपकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये सब इसी की कैटेगरीज में आते हैं, जितने भी स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप्स हैं आपको याद होने चाहिए, उनके जो भी एग्जाम्पल्स हैं आपको पता होनी चाहिए, इनके प्रॉपर्टीज भी कुछ इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है ना, उनके आइगन वैल्यू से रिलेटेड, उनके डायगोनल से रिलेटेड, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं हर एक टाइप के मैट्रिसेस की, वो आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनेंगे गाइस, ठीक है। आप देखेंगे आपको पेपर्स में हर्मिशियन मैट्रिक्स पूछ दिया गया है, आपका कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है, या फिर कौन सा ऑप्शन आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है। फिर जब आप अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जानेंगे, स्पेशल मैट्रिसेस जानेंगे, तभी आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं गाइस, इसमें हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आनी चाहिए, आपको
माइनर ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे किसी मैट्रिक्स का को फैक्टर पूछ दिया जाए। ये सब भी अलग अलग करके सीख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये सब करेंगे तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप डायरेक्ट भी करना सीख लीजिए, माइनर, को फैक्टर और एडजॉइंट के थ्रू भी कैसे किया जाता है वो भी सीख लीजिए, तभी आपको इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हैं। फिर आपके जो डिटर्मिनेंट होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, ये सब तो आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, प्रॉपर्टीज में आप उसको देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आपने पिछले पेपर में देखा होगा, आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो जितना हो सके आप इसको थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक प्रैक्टिस कर लीजिए, हर तरीके से ट्रिक के थ्रू, या फिर जो आप अपने मैट्रिसेस में जो रो में अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से भी, जैसे आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना जानते हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे बनेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, आपका मेन जो टॉपिक है इसमें आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपके पास। फिर उस मैट्रिक्स पे आइगन वैल्यू के हिसाब से आइगन वेक्टर भी आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। इनके भी एप्लीकेशंस जो हो सकते हैं, कई तरीके के एप्लीकेशंस हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे पास एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स भी आती है गाइस, ये सब आपके आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और अपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है, तो आपको डायगोनलाइजेशन भी मैट्रिक्स का आना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, ठीक है। तो वही है, जितना भी इसमें है आपका कंप्लीट आपको करना पड़ेगा गाइस। इसमें एक चीज़ और भी आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, और अगर हम एडवांस लेके जाएं, आपकी जो मैट्रिसेस होती हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखी जाती हैं गैस, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपके पास लिखी जाती हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं जैसे कि होमोजीनियस, ठीक है ना, नॉन होमोजीनियस, आपके पास कंसिस्टेंट, या फिर इनकंसिस्टेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सब भी चीजें यहां से आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म वही है, फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो आपके पास होता है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारे अपने एक तरह से एप्लीकेशंस होते हैं, साइन से रिलेटेड, कोसाइन से रिलेटेड, ठीक है ना, आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिलेटेड, आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसे बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस होते हैं। ये आप ज़रूर थोड़ा सा देखिए, क्योंकि पिछले पेपर में भी फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। फिर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी क्वेश्चन आया था इस पिछले पेपर में, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात, इसका जो रिलेटेड एक टॉपिक है वो है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है गैस, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, तो ये अलग चीज़ नहीं है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब रिलेटेड ही हैं, ये सब आपके अपने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत ही आते हैं, तो आपको सब कुछ एक दूसरे के साथ ही रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। इनमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं गाइस, इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे थ्योरम है, रूल्स हैं, तो थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है, लेकिन वही है, मेहनत आप करेंगे तभी आपका जॉब मिल पाएगा, अदरवाइज इतना आसान नहीं है जॉब पाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ टॉपिक आपका क्या है गाइस, ये तो आप जानते ही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें तो सब कुछ है गाइस, आपका जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है
बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी अलजेब्रा है, मान लीजिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्सिस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डी मॉर्वी थ्योरम आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी रूल्स हैं ये सब यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। आपके जितने भी रूल्स हैं, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे थ्योरम है आपके, जैसे कि सी आर इक्वेशन आपका हो जाता है, आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एनालिटिक जो वर्जन होता है, एनालिटिसिटी हो जो होता है, वो चेक करने को आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सी आर इक्वेशन, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये एनालिटिक नहीं है या फिर है, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ऐसी चीजें पूछी जा चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस इसमें और जो डिफिकल्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, मान लीजिए रेसिड्यू थ्योरम हो गया, कॉची रेसिड्यू थ्योरम हो गया, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये सब आपके। फिर कॉन्टोर इंटीग्रेशन हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार पूछा जा रहा है। और जितना भी इसमें है, मतलब कि रेसिड्यू से रिलेटेड आपके कॉची इंटीग्रेशन जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। आपका सर्कल से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। फिर हाफ सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं गैस, ठीक है ना। आपका एक्सिस पे एक जाता है और एक आपका कर्व के थ्रू जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जा चुके हैं एक्चुअली। तो जो भी इनकी एप्लीकेशंस है हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। आपके फिर फंक्शन के फॉर्म में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में दे दिया जाता है। फिर उसका रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी हमसे पूछी जा रही हैं, और ये हल्की फुल्की चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी एडवांस है, तो मेहनत करना ज़रूरी होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप जानते ही हैं गाइस, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, जो आपके जनरल सॉल्यूशंस हैं, जो आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आ सकता है। कुछ भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक फिलहाल कुछ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपके पूछे गए हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। उससे थोड़ा सा एडवांस ये भी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस में आएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करिएगा गाइस, क्योंकि अगर थोड़ा सा पेपर एडवांस करना होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ इनको ले जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से और बन सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे तो कॉमन टॉपिक है, आपको पहले से भी पता है कि ये करना ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही कैटेगरी में हम अपना स्पेशल फंक्शन भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस जितने भी हैं, जैसे कि मान लीजिए लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे स्पेशल फंक्शन हो गया, बेसल्स वाला हो गया, हर्माइटी हो गया, लिगोरस वाला हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी आपके स्पेशल फंक्शंस हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, हो सकता है कि इन सब का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम में आ जाए। मतलब कोई भी स्पेशल फंक्शन है उसका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से बताइए कि कौन से वाले का कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आ सकते हैं, इनके जो जनरल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं,
वो सब भी आते हैं। ठीक है, इन सब का हमें रिप्रेजेंटेशन भी याद होना चाहिए गाइस, जैसे कि एल को कौन सा वाला स्पेशल फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, आपका जो पी होता है वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, जे कौन सा रिप्रेजेंट करता है, एच कौन सा रिप्रेजेंट करता है। ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो हमें ये सब याद रखना जरूरी है। फिर इन सब का जो एक रॉड्रिगी फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिर रिकरेंस रिलेशन होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने बहुत एडवांस बताया एक तरीके से, कुछ जो पहले की चीजें मेंशन की गई थी उससे मैंने एडवांस ही रखा है, जिससे कि आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास है। इसमें तो वही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है गाइस, आपके जितने भी रिलेशन यहाँ से बन सकते हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा, जितने भी इसके एप्लीकेशन है वो आपको पढ़ना रहेगा। इसमें आपका जो ऑर्थोगोनलिटी रिलेशंस हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस। ठीक है, उनका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, उस पर भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा टेंसर एनालिसिस। ये तो आप जानते हैं गाइस, ये मोस्टली लोग छोड़ ही देते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो लास्ट मोमेंट में अगर बात करो तो आप लास्ट मोमेंट में छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास, वही मैंने कई बार बोला, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इस पे भी टाइम दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम में एक मान के चल रहा हूं, तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर मेहनत कर देंगे तो कुछ फ्री में काम हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम बात करेंगे टेंसर एनालिसिस में, जो भी इसके बेसिक अलजेब्रिकल जो रिलेशन है आपके, जितने भी बेसिक रूल्स हैं वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। टेंसर एनालिसिस क्या होता है, टेंसर्स क्या होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें करना ज़रूरी है। फिर इसके जो भी टाइप्स हैं गाइस, ठीक है ना, हर तरीके के टेंसर कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या क्या उनकी वैल्यूज होते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं, उनको एक तरह से लिखने का क्या तरीका होता है, ये सब कुछ आपको अपने टेंसर्स में करना पड़ेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, हल्के में मत लीजिएगा। फिर इनके जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं गाइस, ठीक है ना, हमारे टेंसर एनालिसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन सब के काफ़ी सारे मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं गाइस। ठीक है ना, सबके साथ किया जाता है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है, वही है इनका जो एग्जाम्पल है, जो फॉर्मूला है, एंड जो इनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। फिर इनके जो टाइप्स हैं, जैसे कि एक एसोसिएटेड टेंसर है, इस पे भी फोकस करना जरूरी है, और भी जितने भी टाइप्स है वो आप ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है ना, मैंने एक तो बस बता दी, मतलब ये ऐसे होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, इस तरीके के जो टेंसर्स हैं इनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, इनके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा ध्यान उस पर दीजिएगा गाइस, जैसे टाइप्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो वैल्यूज है। ठीक है, तो आपका जो टेंसर होगा थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, और इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना गाइस, जो कि अगर आप 2-4 दिन बाद रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, थोड़ा सा इनका कंफ्यूजिंग होता है सब कुछ, इसीलिए ये बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड, आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कंप्लीट सिलेबस होने वाला है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आप इतना पढ़ेंगे
तो आपका काम हो जाएगा। अगला भी जो सिलेबस आने वाला है वो भी इसी से रिलेटेड आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट होगी तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना अपने टॉपिक्स को नोट करिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमने कुछ भी फालतू नहीं बताया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है, जी हमारे लिए कॉमन चीज़ है, इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये अगर आप टॉपिक्स करते हैं तो आपका सेट फिजिक्स जो आपका होता है, कैसे आपके स्टेट का जो वहाँ का स्लेट जो आपका एग्जाम होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को हम हाई कर देंगे तो आपका सेट वाला जो एग्जाम होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी है। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करिए, दबाइए उसको जल्दी से, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गाइस, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उसको तुरंत देख सकें, आपसे कुछ भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। और आपके जो कुछ प्रैक्टिस भी है, कुछ टॉपिक्स भी हैं, उनकी भी वीडियोज़ हम ऐड कर रहे हैं गाइस, हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं। कुछ वीडियोज़ हमने ऐड कर दिया है, आप उसको रिसेंट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है गाइस, अगर आप JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चरर का जो कंप्लीट कोर्स है आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे चले जाइए। इसकी जो फीस है 2599 है गाइस, ठीक है ना। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल है, आप जाके उसको अवेल कर सकते हैं। आपका डिस्काउंट जल्दी ही ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप उसको अवेल कर लीजिए, अदरवाइज आपको 2599 में मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऑफर है, ऑफर को अवेल कर लीजिए, अदरवाइज ऑफर खत्म हो जाएगा तो आपको फिर इतने में ही बाय करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट आपका जो फिजिक्स सिलेबस है वहाँ पे कवर कराएंगे। आपकी क्लासेस चल रही हैं गाइस, ठीक है ना। उसमें हम वीडियोस अपलोड करते हैं, प्री रिकॉर्डेड बैच है, उसमें हमने बहुत सारा कंटेंट अभी तक फिलहाल अपलोड कर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगी जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे अपडेट आता जाएगा उसी हिसाब से और भी जो कंटेंट बाकी है वो आता रहेगा। अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा हमने कंटेंट अवेलेबल करा दिया है, तो अभी आपके लिए काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है हमारे कोर्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।